Hi students, my name is Abhishek Gupta from Bharati Group of College Tour और आज हम B7 सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका स्टडी 3 इसमें हम यूनिट 1 कवर कर रहे हैं। यूनिट 1 क्या है आपका प्लेट गटर विद सॉलिड वेव्स, जिसमें हमने क्या क्या देखा। हमने यूनिट 1 में हमने देखा प्लेट गटर कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, देन हमने उसके बाद उसके एलिमेंट्स देखे। एलिमेंट्स के बाद हमने ये देखा कि स्टिफनर कब प्रोवाइड करना चाहिए कब नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, क्या क्राइटेरियाज थे। देन हमने उससे रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स किए जिसमें हमने मोमेंट कैपेसिटी, शियर कैपेसिटी और लोड बेरिंग से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा। आज हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसमें डिज़ाइन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे जो कि 14 मार्क्स का है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, और यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही लेंथी होता है क्वेश्चन, एटलीस्ट 20 पेज आपका एग्जाम में जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ध्यान से आपको ये न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आप स्पीडली न्यूमेरिकल को कवर कर पाएँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है डिजाइन अ वेल्डेड थ्रेड गर्डर ऑफ 20 मीटर स्पान। क्या बोल रहा है, एक गर्डर है हमारे पास, वेल्डेड थ्रेड गर्डर डिजाइन करना है जिसका स्पान है कितना 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर स्पान का आपको गर्डर डिजाइन करना है और वो कैसा है, लेटरली सपोर्टेड है। अगर लेटरली सपोर्टेड है तो क्या होगा, इसमें लेटरल टॉर्सनल बकलिंग जनरेट नहीं होगा, तो हमने इसको क्या कर दिया, लेटरली सपोर्टेड करा दिया है। It has to support an uniform load of 80 kN per meter throughout the span, exclusive of self weight। क्या क्या है इस गर्डर के ऊपर, एक 80 kN का क्या लग रहा है, एक यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, जिसका लोड कितना लग रहा है 80 kN पर मीटर का। ठीक है, और क्या बोला देखो, डिजाइन दी प्लेट गर्डर विदाउट इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर, मतलब कि विदाउट इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर के आपको इस गर्डर को डिजाइन करना है। और क्या बोला देखो यहाँ पे, एज्यूम दी स्टील ग्रेड Fe410, मतलब कि Fe410 ग्रेड का स्टील है। और क्या बोल रहा है, ऑल्सो डिजाइन दी कनेक्शंस। ठीक है, तो देखो बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 में आपको क्या करना रहता है, जितने भी क्वेश्चन में गिवन से डेटा इनको नोट डाउन कर लो आप। तो देखो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ, स्पान दिया हुआ किसका, हमारे थ्रेड गर्डर का कितना दिया हुआ 20 मीटर। देन इसमें यूडीएल लग रहा है कितने का, 80 किलोन्यूटन पर मीटर का। देन ग्रेड ऑफ स्टील कितना है Fe410 का। तो Fe410 ग्रेड के लिए हमारा जो Fy की वैल्यू क्या होती है 250 मेगापास्कल या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, दैट इज व्हाट yield स्ट्रेस। देन उसके बाद हमको पॉइजन रेशियो दिया हुआ, दैट इज म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी होती है 0.3 फॉर स्टील Fe410 ग्रेड। एंड Fe410 ग्रेड के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है 2 × 10⁵ मेगापास्कल या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये हमको कहाँ से मिलेंगी ये सब वैल्यूज, ये हमको मिल जाती है आईएस कोड्स के प्रॉपर्टीज वाले सेक्शंस में। ठीक है, देन उसके बाद हमको और क्या लगेगा, हमको यहाँ पे पार्शियल शिफ्ट ऑफ फैक्टर चाहिए बिकॉज ऑफ लिमिट स्टेट अप्रोच। तो यहाँ पे देखो साइड वेल्डिंग के लिए हम कितना ले रहे हैं, पार्शियल शिफ्ट ऑफ फैक्टर 1.5, एंड सॉफ्ट वेल्डिंग के लिए क्या ले रहे हैं 1.25। तो जनरली जो हम प्लेट कटर बनाते हैं कहाँ बनाते हैं, साइड में बनाते, सॉरी सॉफ्ट में बनाते हैं, बिकॉज ऑफ प्लेट कटर का वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है और उसको हम इजिली आराम से मूव नहीं करा सकते। ठीक है, तो हमको क्या जरूरत होता है, क्रेन्स वेन्स का जरूरत होता है। ठीक है, ताकि हम उसको मूव करा सकें। और देखो यहाँ पे जो एक एप्सिलॉन की वैल्यू है, दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट, √250/F। तो यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू निकल के आती है 1 आती है, जो कि हमको इसमें यूज होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। अब देखो हमको, ठीक है, तो अब बात करते हैं हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टेप 2 में डिजाइन फोर्सेस। ठीक है, स्टेप 2 है हमारा डिजाइन फोर्सेस। सबसे पहले हम डिजाइन फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। तो देखो हमको टोटल इम्पोज लोड दिया हुआ है, दैट इज व्हाट लाइव लोड। लाइव लोड कितना दिया हुआ है हमको 80 किलोन्यूटन पर मीटर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइव लोड। ये जो लोड है अभी सर्विस लोड मैं मान के चल रहा हूँ, इसको मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। और फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। और लोड फैक्टर हमारा कितना होता है 1.5। तो 1.5 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरा फैक्टर्ड इम्पोज लोड आ रहा है कितना आ रहा है, दैट इज व्हाट 120 किलोन्यूटन पर मीटर। हाँ तक ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा लाइव लोड। अब हमको क्या चाहिए, डेड लोड। अब डेड लोड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्लेट गटर का जो सेल्फ वेट होता है वो हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब सेल्फ वेट डिटरमाइन करने के लिए देखो हमारे पास ना 2 फॉर्मूला, हमारे पास एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, उस इंपेरिकल फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ वेट ऑफ द प्लेट गटर हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। तो देखो ये होता है आपका W/200 से लेकर के W/400 तक, इसके बीच में वेरी करता है। ये W/300 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, 400 भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करें, एक तो यूडीएल है तो W/L हो गया। ठीक है, W/L जितना भी हमारा स्पान होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है डिवाइडेड बाई 400। तो मैं W/400 लिखे क्या कर रहा हूँ, सेल्फ वेट यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो W हमारा क्या है 80 × 20। ठीक है,
और इनटू एल, एल क्या हो गया हमारा 20 डिवाइडेड बाई 400, तो ये कितना हमारा 80 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, अब हमको सेल्फ वेट निकालना है पर मीटर लेंथ के हिसाब से। ठीक है, कि 1 मीटर पे क्या लेंथ, अगर 1 मीटर अगर मैं मान लो कि ये मेरा कोई प्लेट गर्डर है, ठीक है, ये कोई मेरा प्लेट गर्डर है, ये 20 मीटर का गर्डर है, और मान लो मैं यहाँ से 1 मीटर अगर मैं काटता हूँ और 1 मीटर पे मैं देखना चाहता हूँ कि 1 मीटर काटने के बाद इसका वेट क्या हुआ, तो इसका वेट आएगा लगभग 80/20 करोगे तो ये आ रहा है 4 किलोमीटर, मतलब कि 1 मीटर स्पान, 1 मीटर पे लेंथ पे हमको 4 किलोमीटर लोड है उसका, 4 किलोमीटर उसका लोड है हमारे प्लेट गर्डर का। ठीक है, अब इस 4 किलोमीटर लोड को हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फैक्टर करना पड़ेगा, तो कितना आ गया हमारा 6 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डेड लोड। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल लोड निकालना पड़ेगा। टोटल लोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 120 प्लस 6 करना पड़ेगा। ठीक है, लाइव लोड प्लस डेड लोड इज इक्वल टू व्हाट, 126 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, टोटल फैक्टर लोड किस पे आ रहा है, हमारे प्लेट गर्डर्स पे आ रहा है ना। अब देखो, अब हमको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जब बिम डिजाइन करते थे तो बिम डिजाइन करते थे किसके डिजाइन करते थे, बैंडिंग। ठीक है, मतलब कि क्या, ये हमारा कोई बीम है और इस पे मान लो कोई लोड आ रहा है, और इस लोड के कारण क्या होगा, कुछ ये ऐसा डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, और क्या जनरेट होगा, शियर जनरेट होगा, है ना। तो इस जो प्लेट गर्डर है किसके लिए डिजाइन होता है, बेंडिंग मोमेंट के लिए और एक शियर के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हमको प्लेट गर्डर डिजाइन के लिए हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए कि हमारा प्लेट गर्डर में कितनी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ सकती है। तो देखो आपको सभी को पता है, सिंपली सपोर्टेड बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, WL²/8, है ना। W हमारा कितना है 126, और L कितना है हमारा लेंथ ऑफ स्पान, दैट इज व्हाट 20। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8, तो हमारे को यहाँ से देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी मिल गई, 6300 किलोमीटर मीटर। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स, और मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, WL/2। तो ये हो गया आपका 126 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 1260 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 2, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डिजाइन फोर्सेस, है ना, क्या कैलकुलेट कर दिया हमने, डिजाइन फोर्सेस कैलकुलेट कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की हमारी, दैट इज व्हाट, अब हमको जाना है किसकी, अब हमको क्या करना है, एक प्लेट गर्डर डिजाइन करना है। तो देखो प्लेट गर्डर में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले ये समझ लो, ये है हमारा कोई, मान लो ऐसा आई सेक्शन बनेगा कोई प्लेट गर्डर का। ठीक है, और हमको एक एक करके एक बार फ्लैंज भी डिजाइन करना है और वेब पोर्शन भी डिजाइन करना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ, हमको इस वेब पोर्शन का डिजाइन करना है, मतलब कि क्या जानना है हमको, इसके साइज के बारे में जानना है, और इसके साइज को लेकर के हमको क्या करना है, इसके साइज तो निकाल लिए, साइज के बाद क्या करना है, इसका चेक लगाना है हमको, इसकी बकलिंग चेक, एंड देन उसके बाद हमको क्या निकालना है, इसकी कैपेसिटी डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो इतना काम पहले हमको करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली पहले साइज निकाल लो फिर फ्लेंज का साइज निकाल लो, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो देखो, अब डिजाइन ऑफ वेब के लिए जब हमको डेप्थ निकालना पड़ता है, तो ये होता है आपका क्या, ये डेप्थ कहलाता है। ठीक है, वेब का, ये वेब पोर्शन का डेप्थ। ठीक है, वेब पोर्शन का डेप्थ कहलाता है ये। और डेप्थ निकालने के लिए हमारे पास एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर। अब यहाँ पे देखो हम ऑप्टिमम डेप्थ की बात कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, ये डेप्थ, और हम लोग हमेशा जब कभी भी प्लेट गर्डर का डिजाइन करते हैं तो हमेशा हम लोग ऑप्टिमम डेप्थ निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्टिमम डेप्थ का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट, D इज इक्वल टू व्हाट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला कहीं कहीं जगह आपको ऐसा भी दिखाई देगा, 3√mz भी दिखाई देगा आपको, ये k और ये fy, और ये k क्या होता है, k होता है आपका d/tw का रेशियो। ठीक है, क्या होता है आपका d/tw का रेशियो। तो देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस नहीं प्रोवाइड करना है ना, ध्यान रखना आपको, हमको नहीं प्रोवाइड करना है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है। तो आपको क्राइटेरिया याद होगा, हम दो क्राइटेरिया चेक करते हैं, तो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं, दूसरा कंप्रेशन क्राइटेरिया चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो ये कंप्रेशन वाला क्राइटेरिया है, दूसरा ये कौन सा सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका जो d/tw का रेशियो किससे लेस देन होना चाहिए, 200 एप्सिलॉन से लेस देन होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू कंप्रेशन क्राइटेरिया जो d/tw का रेशियो है किससे कम होना चाहिए, 345 एप्सिलॉन स्क्वायर से हमेशा कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा।
ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताया था आपको, जब कभी भी हमको डिज़ाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, डी बाई टी डब्ल्यू का रेशियो जो होता है हम अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, 140 से लेकर के 240 के बीच में आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, डिज़ाइन के लिए। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे डी बाई टी डब्ल्यू का रेशियो क्या अज्यूम कर लेता हूँ, 180, जो कि लेस देन है किसे 200 एप्सिलॉन से, यानी कि मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरवल ट्रांसफर स्टिफनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड लेस देन है किसे, टी बाई टी, ये 345 एप्सिलॉन स्क्वायर से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को डेप्थ निकालना है, कौन सा डेप्थ निकालना है, ऑप्टिमम डेप्थ निकालना है। तो ऑप्टिमम डेप्थ निकालने के लिए देखो मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता है, के भी मेरे को पता है और एफ वाई की भी वैल्यू पता है, ठीक है। तो उस वैल्यू में यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं वैल्यू पुट अप कर सकता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगी, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वेब, ठीक है। तो देखो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वेब कितना आ रहा है मेरा, 1700 mm, मतलब कि इसका जो वेब पोर्शन है, मतलब कि ये वाला पोर्शन है, ये कितना हो गया आपका 1700 mm, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो नेक्स्ट है आपका, स्क्रॉल डाउन हो जाओ, स्क्रॉल डाउन हो जाओ, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो अब तो हमको वेब का डेप्थ तो पता चल गया हमको, ठीक है, डेप्थ तो पता चल गया, कितना आ गया 1700 mm, है ना। अब हमको क्या चाहिए, इस वेब पोर्शन का तो थिकनेस भी तो चाहिए, तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है, दैट इज व्हाट ऑप्टिमम वेब थिकनेस, ठीक है। और ऑप्टिमम वेब थिकनेस डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक और इंपेरिकल फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट टी डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, टी डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट 3 अंडर रूट एम, ये कौन सा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है हमारा, एफ वाई इंटू के का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारा थिकनेस ऑफ वेब निकल सकते हैं। जैसे मेरे को पता है कि के मैंने क्या मान के चला, डेट इज व्हाट डी बाई टी डब्ल्यू का रेशियो मैंने कितना लिया है, 180 mm, है ना, 180 mm लिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से डी मैं थिकनेस ऑफ वेब कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो थिकनेस ऑफ वेब निकालने के लिए मेरे को डेप्थ पता है कितना है, 1700 mm है, और टी डब्ल्यू मेरे को निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1700 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। 180 क्या है, के है, मतलब कि आपको यहाँ पता है ना, के इज इक्वल टू व्हाट डी बाई टी डब्ल्यू, ठीक है। टी पता है और के पता है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, टी डब्ल्यू यहाँ से डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो मेरे को टी आ रहा है, कितना आ रहा है, थिकनेस ऑफ वेब 10 mm, या फिर 9.4 आ रहा है, उसको मैंने राउंड ऑफ करके 10 ले लिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, हमको यहाँ पे पता चल गया कि वेब प्लेट का साइज क्या होगा हमारे प्लेट कटर के लिए। तो कितना आ रहा है, देखो 1700 इंटू 10 mm, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं डिजाइन के, दैट इज व्हाट हमको वेब का तो साइज मिल, जब हमको क्या करना है, हमको फ्लैंज का भी तो साइज चाहिए। और फ्लैंज का साइज कैसे निकालते हैं, देखो फ्लैंज का साइज निकालने के लिए हमको पता है जो आपका आई सेक्शन होता है, ठीक है, जो आई सेक्शन होता है वो क्या होता है, ये आपका आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन है। ये जो फ्लैंज होता है किसके लिए डिजाइन होता है, बेंडिंग के लिए डिजाइन होता है, और ये पोर्शन किसके लिए डिजाइन होता है, शियर के लिए डिजाइन होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये वेब फ्लैंज पोर्शन का क्या करना है, साइज निकालना है कि हमको कितना साइज का हमको फ्लैंज यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए सबसे पहले हमको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ फ्लैंज जो भी हमको रिक्वायरमेंट है, एरिया ऑफ फ्लैंज जो हमको रिक्वायरमेंट है ये हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट करने के लिए देखो हमारे पास एक एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज व्हाट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेस इनटू डेप्थ ऑफ वेब, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारा एरिया ऑफ फ्लैंज डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमको कितना एरिया ऑफ फ्लैंज रिक्वायरमेंट है। तो देखो ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपको याद रखने पड़ेंगे, दैट इज एम इंटू गामा एम नॉट अपॉन एफ वाई इंटू डी, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ से क्या मिल गया, हमको मिल गया एरिया ऑफ फ्लैंज, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लैंज मिल गया, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लैंज मिल गया। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ फ्लैंज मिलने के बाद हमको यहाँ से, अब एरिया ऑफ फ्लैंज क्या होता है, देखो एरिया ऑफ फ्लैंज होता है आपका, सॉरी, विड्थ ऑफ फ्लैंज इनटू थिकनेस ऑफ फ्लैंज, यही होता है फॉर्मूला हमारा। तो हमको तो पता चल गया, क्या पता चल गया, एरिया ऑफ फ्लैंज, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लैंज पता चल गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको थिकनेस ऑफ फ्लैंज निकालना है। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज निकालने के लिए देखो मेरे पास एक और एम्पिरिकल फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट एरिया ऑफ फ्लैंज डिवाइडेड बाय 13.6 एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना आ रहा है, देखो मेरे पास 40 mm। देखो अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद होता है तो आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने आपको एक तो थंब रूल बताया था, जब कभी भी हमको अगर डेप्थ पता है किसका, हमारे वेब पोर्शन का, तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, अगर हमारा ये निकाल सकते हैं, क्या विड्थ ऑफ फ्लैंज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम ये मान के चलते हैं 0.3 टाइम्स ऑफ डी के इक्वल होता है हमारा क्या, विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो 0.3 इंटू 1700, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी
विड्थ ऑफ फ्लैंज होगी, ठीक है। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज अगर यहाँ से मिल गया तो विड्थ ऑफ फ्लैंज मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली ये एरिया ऑफ फ्लैंज इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ फ्लैंज इज इक्वल टू बी एफ इंटू टी एफ कर दोगे तो हमको यहाँ पे देखो टी एफ बी एफ तो पता चल गया और ए एफ भी हमको पता चल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, टी एफ भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक और ऑप्शन हमको मिल गया, देखो ठीक है, एक और ऑप्शन हमको मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको दो तरीके बताया, थिकनेस ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट करने के लिए और विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट करने के लिए। आप कुछ भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या तरीका बताया, एक तो तरीका बताया कि अगर आप 0.3 टाइम्स ऑफ डी कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज मिल जाएगा, और विड्थ ऑफ फ्लैंज मिल जाएगा तो एरिया ऑफ फ्लैंज पता है, तो क्या होता है बी एफ इंटू टी एफ, यही होता है हमारा, है ना। और यहाँ से हमको ये पता चल गया और ये पता चल गया तो हम ये भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज निकाल के और डायरेक्टली फिर यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लो, विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो देखो हमारा थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना आ रहा है, 40 mm है। और क्या निकाल लो यहाँ से हमारा विड्थ ऑफ फ्लैंज, तो देखो हमको विड्थ ऑफ फ्लैंज भी मिल गया, ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लैंज भी हमको मिल गया। तो देखो क्या मिला हमको साइज, विड्थ ऑफ फ्लैंज 420 mm हमारा ये क्या है विड्थ ऑफ फ्लैंज, और 40 mm क्या उसका थिकनेस। तो ये हमारा कुछ ऐसा आई सेक्शन है, ठीक है। ये विड्थ कितना मिल गया हमको 425 और इसका जो थिकनेस है कितना है 40 mm। तो ये हो गया हमारा क्या, हमको साइजेस मिल गया हमारे आई सेक्शंस का। अब हमको क्या करना है, हमको देखो याद करो हमको क्या करना पड़ता था, जब साइज हमको मिल जाता तो हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ता था, सेक्शन क्लासिफिकेशन। ये हमारा जो सेक्शन है कैसा है, प्लास्टिक है, सेमी कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम चेक अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे चेक अप्लाई क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैंजेस करेंगे, ठीक है, फ्लैंज का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फ्लैंज का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, टेबल नंबर 2, पेज कौन से, पेज 18 IS 800 2007 में अगर आप वहाँ पे जाओगे तो देखना वेल्डेड प्लेट गर्डर के लिए, वेल्डेड प्लेट गर्डर के लिए वहाँ पे देखना एक वैल्यू दी हुई है, डेट इज व्हाट B/TF का जो रेशियो है अगर 8.4 से कम है, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा प्लास्टिक सेक्शन होगा। और हम यही मान के चलते हैं जब कभी भी हम लोग गर्डर का डिजाइन करते हैं तो हमारा सेक्शन कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक चलेगा और कॉम्पैक्ट चलेगा, है ना। ये तो हम कंसिडर करते हैं जनरली, ठीक है, डिजाइन के लिए, क्योंकि हमको क्या करना है उसको सेव भी तो रखना है, हैवी लोड्स आएगा तो उसमें। तो देखो B/TF हमको क्या करना है, रेशियो चेक करना है। और बी क्या होता है हमारा, आपको पता ही है बी क्या होता है, आउटस्टैंड। आउटस्टैंड किसका, फ्लैंज, ये फ्लैंज पोर्शन का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और फिर से कहाँ होता है आपका ये बी, ठीक है, यहीं पे बना लेता हूँ डायग्राम में। तो ये मान लो हमारा कोई आई सेक्शन है ऐसा, ठीक है, ये क्या हमारा कोई आई सेक्शन है और ये वाला जो साइड होता है ये क्या कहलाता है आपका आउटस्टैंड ऑफ द फ्लैंज, जिसकी ये बात कर रहा है एफ बी। तो बी कैसे निकालेंगे, जब हमको ये टोटल बी एफ टोटल ये पता है, ये अगर टोटल पता है, ठीक है, और हम उसमें क्या कर सकते हैं, इतना माइनस कर देंगे पोर्शन तो हमको क्या मिल जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन पूरा मिल जाएगा, ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग पूरा मिल जाएगा। तो यही होता है हमारा आउटस्टैंड ऑफ फ्लैंज। तो देखो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे देखो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो BF माइनस TW डिवाइडेड बाई 2। तो जो हमारे जो आउटस्टैंड की वैल्यूज कितनी है 207.5 mm, ठीक है, 207.5 mm है ना। अब क्या करोगे, ये वाले फॉर्मूले में पुटअप करो, कौन से फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में, और चेक अप्लाई करो। तो देखो आफ्टर द पुटिंग दिस वैल्यू 207.5 डिवाइडेड बाय 40, तो जो मेरा वैल्यूज आ रहा है कितना आ रहा है, B/TF का रेशियो कितना आ रहा है 5.8187, जो कि लेस है ना किससे 8.4 से। तो कह सकता हूँ कि जो मेरा जो फ्लैंजेस है कैसा है, प्लास्टिक है, ठीक है, मतलब कि क्या फ्लैंजेस प्लास्टिक है, मतलब क्या इसकी बेयरिंग कैपेसिटी अदर सेक्शन से ज़्यादा है, ठीक है, जो कि हमारे गर्डर के हिसाब से सेफ है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, अब हमको पता चल गया जब प्लास्टिक का सेक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको बीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल के डायरेक्ट कितनी हो गई 1। अब हमको क्या करना है, फ्लैंज तो हमारा क्या है प्लास्टिक है, अब उस फ्लैंज का हमको क्या करना है, बेंडिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, या फिर उसकी मोमेंट असिस्टिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है हमारे केस की फ्लैंजेस की। तो फ्लैंजेस की जब मोमेंट असिस्टिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, याद करो, दैट इज व्हाट M इज इक्वल टू बीटा इंटू ZP इंटू FYW, सॉरी FY होगा ये, FY डिवाइडेड बाई व्हाट गामा m0। यही होता था फॉर्मूला, जिसमें हमको क्या पता चल गया, बीटा पता चल गया, FY पता है और गामा m0 पता है। हमको क्या नहीं पता है, हमको प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस नहीं पता।
अब हमको क्या करना है, हमको इस फ्लैंज सेक्शन का प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस चेक करना है। ठीक है, तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैसे चेक करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे दी गिवन है, दैट इज व्हाट ZP into D, ZP into BF into TF, है ना, into D minus TF डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे D क्या है आपका, ओवरऑल डेप्थ है ना, क्या है, ओवरऑल डेप्थ है। ठीक है, तो देखो समझा देता हूँ मैं यहाँ पे कैसे होगा। ये है हमारा फ्लैंज सेक्शन, ठीक है, और हमको क्या करना है, इसी का क्या निकालना है, हमको प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालना है। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आप लोग मतलब समझते ही हो क्या होता है, जितनी ज़्यादा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो देखो इसका हमको क्या निकालना है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दैट इज व्हाट P into TF क्या होता है, आपका एरिया होता है। किसका एरिया होता है, आपका फ्लैंज पोर्शन का। तो ये हमारे फ्लैंज पोर्शन का, ये हमको एरिया पता चल, एरिया निकल गया, इंटू D बाई TF। अब D क्या होता है आपका, देखो ओवरऑल डेप्थ कितना हमारा 780 mm। ठीक है, माइनस कर देंगे थिकनेस ऑफ फ्लैंज, मतलब कि क्या, ये सेंटर से लेकर के ये हमारा टोटल D है, टोटल D है हमारा। ठीक है, अब D माइनस TF कर रहे हैं, तो TF माइनस TF करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ZP, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, कितना एरिया, 2 एरिया है। ठीक है, तो इसलिए ZP यहाँ से हमारा क्या निकल गया, जो भी आ रहा होगा। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, देखो तो कितना है, 2 इंटू 420 इंटू 4, 2 इंटू 425 इंटू 40 इंटू 780 माइनस 40/2। तो देखो हमारे ZP की वैल्यूज कितनी आ रही है, ZP की वैल्यूज आ रही है दैट इज 29.58 इंटू 10⁻⁶ mm³। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे यूनिट्स से बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। ठीक है, देखो अब हमको क्या मिल गया, ZP मिल गया। अब ZP मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, इस फ्लैंज पोर्शन का, इस फ्लैंज सेक्शन का हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, है ना, मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए हमको कहाँ पे जाना है, हमको जाना है पेज नंबर 53 में, क्लाउस 8.2.1.2 पे जाओगे तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। ठीक है, इस फॉर्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसकी मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, 8.2.1.2 पे। ठीक है, क्लाउस नंबर पर। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो देखो वैल्यू पुटअप करने के बाद जो मेरी मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी आ रही है, कितनी आ रही है, दैट इज 6722.72 इंटू 10⁶। ठीक है, न्यूटन एम, यही होता है इसका यूनिट्स। अब इसको हम चेक, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना, 6722.72 किलोमीटर मीटर। अब चेक करो हमारे पास जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारे जो गर्डर्स पे आ रही थी वो कितनी थी, 6300 किलोमीटर मीटर पे आ रहा था, और हमारी मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, 6722, है ना, मतलब कि क्या है, हमारे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से हमारी रेजिस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो डिज़ाइन है वो सेफ है, फ्लैंज सेफ है। ठीक है, फ्लैंज क्या हो गई, सेफ हो गई। अब देखो अब हमको क्या चेक करना है, अब हमको चेक करना है, हमको देखो, हमको आई सेक्शन तो था हमारा, आई सेक्शन हमारा प्लेट गर्डर का साइज मिल गया, प्लेट गर्डर का साइज मिल गया हमको, और हमने क्या किया, फ्लैंज का भी साइज निकाल लिया, वेब का भी साइज निकाल लिया, और फ्लैंज पोर्शन की कैपेसिटी भी चेक कर ली। अब बारी है वेब पोर्शन की कैपेसिटी चेक करने की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लाउस नंबर 8.4.2.2 पे जाना है, पेज नंबर 59 पे। तो उस शियर कैपेसिटी चेक करने के लिए हमारे पास IS कोर्स ने हमको 2 मेथड्स दिए। कौन कौन से 2 मेथड्स, एक तो होता है आपका सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड, ठीक है, दूसरा होता है आपका पोस्ट टेंशन मेथड। ठीक है, तो देखो पोस्ट टेंशन मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड, बिकॉज ऑफ यहाँ कोई हम इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, डायगोनल टेंशन से हमको चेक नहीं करना, मतलब कि वहाँ पे डायगोनल टेंशन जनरेट नहीं हो रहा होगा, इसलिए हम क्या करें, इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड अवेलेबल है। अब उस सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड की वजह से हम क्या कर सकते हैं, शियर कैपेसिटी ऑफ वेब चेक कर सकते हैं, और शियर कैपेसिटी ऑफ वेब चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड में सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है दैट इज व्हाट, इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस की जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, kV इंटू पाई स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई 12 1 माइनस म्यू का स्क्वायर, म्यू क्या हमारा पॉइजन रेशियो इंटू d/Tw का स्क्वायर। ठीक है, d/Tw का स्क्वायर। अब d/Tw हमको फिर से यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने d/Tw का रेशियो क्या लिया था, दैट इज 180 लिया था। अब हम जो सेक्शन डिजाइन किए हैं उसमें d/Tw का रेशियो क्या आ रहा है हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो देखो हमारा थिकनेस अब हमने 10 लिया था और डेप्थ कितना था, 1700 था, तो जो कि कितना आ रहा हमारा 170, जो कि लेस देन है किससे, 200 एप्सिलॉन से। अगर ये 200 है, 200 एप्सिलॉन से अगर लेस देन है हमारा d/Tw का रेशियो, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस की जरूरत नहीं है, और साथ में हमको एक और कंप्रेशन चेक भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा सर्विसिबिलिटी चेक, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन क्राइटेरिया भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो कंप्रेशन क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, अगर D/TW का रेशियो 345 एप्सिलॉन स्क्वायर से कम है तो क्या है हमारा वहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। अब अगर इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस एब्सेंट है तो हमारी केवी की वैल्यू क्या होगी 5.35। तो 5.35 यहाँ पुट किए, पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 12 1 माइनस म्यू कितना हमारा 0.3 और D/TW कितना हो गया हमारा 170। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, डेट इज 33.462, है ना, इतनी आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो देखो हमको इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी मिल रही है 33.462 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना है आपको, और यूनिट्स लिखना है, अगर आप यूनिट्स नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। देन देखो जैसे ही हमको इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस मिलता है तो हमको क्या चेक करना पड़ता है, नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू की फॉर दी बकलिंग चेक। तो देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे नॉन डायमेंशनल स्लेंडर रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, डेट इज लैम्डा डब्ल्यू डिवाइडेड इक्वल टू अंडर रूट FYW। ये FYW क्या, यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब पोर्शन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इंटू TCR क्या हमारा इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो। देन हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारा लैम्डा डब्ल्यू का वैल्यू 1.2 से कम है या ज़्यादा है। अगर ये लैम्डा डब्ल्यू 1.2 से ज़्यादा है तो हमको यहाँ से शियर स्ट्रेस की एक वैल्यू चेक करनी है, डेट इज टाउ इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना जो कि ऑलरेडी आपके IS कोर्स में गिवन है, ठीक है। सिंपल कुछ क्रिटिकल मेथड्स अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे गिवन मिल जाएगा, ये सारे फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो लैम्डा हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन है किससे 1.2 से। अगर 1.2 से ग्रेटर है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू, डेट इज टाउ इज इक्वल टू FYW अंडर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इंटू गामा डब्ल्यू का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है देखो 250 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यही है, इक्वल टू व्हाट कितना आ रहा है देखो, डेट इज 36.08 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। कितना है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट है आपका क्या, अब हमको टाउ बी की भी वैल्यू मिल गई और किसकी भी वैल्यू मिल गई, हमको इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस की भी वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या चेक करना है, हमको यहाँ से चेक करना है शियर फोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू वेब बकलिंग, दैट इज व्हाट VCR इन। तो ये VCR क्या होता है देखो, मतलब कि क्या, स्ट्रेस इनटू एरिया, यही होता है हमारा फॉर्मूला। स्ट्रेस इनटू कौन सा स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। अब ये एरिया कौन सा होगा, एरिया होगा हमारे ये आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन है, तो इसका जो वेब पोर्शन होता है इसका एरिया हमको यहाँ पे लेना है। तो वो एरिया कौन सा होगा, डेट इज फॉर D इंटू TW। तो स्ट्रेस इनटू एरिया करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, शियर कैपेसिटी की वैल्यू, ठीक है, वेब बकलिंग मतलब कि जो हमारा कैपेसिटी हमारे वेब का कैपेसिटी की हमको पता चल जाएगा। तो देखो 700 इंटू 10 इंटू 36.08। तो देखो हमारा वैल्यू आ रहा है कितना है, देखो VCR की वैल्यू आ रही है 613.36 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। और हमारा जो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू आई थी हमारे पास 1260, ठीक है, किलो न्यूटन का या फिर न्यूटन का, इंटू 10⁻³ करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और हमारी कैपेसिटी कितनी, शियर कैपेसिटी 613.36, कहने का मतलब क्या है, ये हमारा अनसेफ है, फेल हो गया हमारा वेब कैपेसिटी, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेब पोर्शन है इसका थिकनेस आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस वेब पोर्शन का आपको थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। पहले आपने कितना लिया था 10 mm लिया था, अब आपको इसको एटलीस्ट बढ़ा करके आप कितना करो, इसको 16 mm कर सकते हो। देखो वेब पोर्शन आप कितना भी ले सकते हो, 6 से लेकर के आप 15 16 17 18 कुछ भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन बट ये ध्यान रखोगे ज़्यादा अगर आप थिकनेस भी बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम एज्यूम कर रहे हैं वेब थिकनेस फिर से दैट इज व्हाट 1600 mm। अब 1600 mm अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, 1600 mm अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, ठीक है, 1600 mm अगर मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ तो देखो और जब मैं यहाँ पे D/TW का रेशियो निकालता हूँ तो कितना आ रहा है, देखो हमारे पास 106.25 विच इज लेस देन 200 एप्सिलॉन, ठीक है। तो 200 एप्सिलॉन से नीचे तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस डिटरमाइन करना पड़ेगा, जो कि कितना आ रहा है मेरा 85.67।
इसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे नॉन डायमेंशनल स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू निकालना है और उसको चेक करना है कि ये 1.2 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो देखो हमारा जो नॉन डायमेंशनल स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, लेस देन 1.2। ठीक है, कितनी आ रही है, लेस देन 1.2। ठीक है, कितनी आ रही है, लेस देन 1.2। तो मैं यहाँ पे टॉप भी शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज व्हाट, कितना आ रहा है मेरा 85.40। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर से हमको शियर कैपेसिटी चेक करनी किसकी, हमारे वेब पोर्शन की। तो कितना हो गया, स्ट्रेस इनटू एरिया की है, तो एरिया कौन सा हो गया, वेब पोर्शन का एरिया। ठीक है, वेब पोर्शन का एरिया ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शियर कैपेसिटी निकल के आ रही है, कितनी आ रही है, 2323 किलो न्यूटन। ठीक है, और हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कितनी, 1260 किलो न्यूटन। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी शियर कैपेसिटी है वो क्या है, सेफ है। अब देखो एक चेक हमको और अप्लाई करना पड़ता है, व्हाट, लेटरल टॉर्सनल बकलिंग। बट हमको पहले ही पता है कि हमने जो हमारा जो बीम है, गर्डर है, वो कैसा है, लेटरली सपोर्टेड है थ्रू आउट, इसलिए हमको यहाँ पे लेटरल टॉर्सनल बकलिंग चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये नहीं भी चेक करोगे तो चलेगा। ठीक है, अगर इंटरमिट, ठीक है, अगर लेटरली सपोर्टेड क्वेश्चन में बोल दिया तो। ठीक है, अब बारी है, देखो अब हमारा सारा चीज चेक हो गया। अब बात करते हैं अब हमारे आई सेक्शंस की कनेक्शंस की बात। अब जो हमारा प्लेट गर्डर है इसकी कनेक्शंस की बात करेंगे। अब हमको क्या करना है, इसके फ्लैंजेस को उसके वेब से कनेक्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ वेल्डिंग। अब वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड, मतलब कि मान लो ये हमारा आई सेक्शन है। ठीक है, ये ऐसा हमारा आई सेक्शन है और हमको क्या करना है, इसके दोनों साइड क्या करना है, थ्रू आउट द लेंथ हमको क्या करना है, वेल्डिंग करना है। तो ऐसा हमको क्या करना है, वेल्डिंग करना है दोनों एजेस पे। दोनों एजेस पे हमको क्या करना है, इसकी वेल्डिंग करनी है। ठीक है, दोनों एजेस पे वेल्डिंग करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ द बीम निकालना है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बीम। तो कैसे निकालते हैं, देखो याद होगा आप लोगों को, हम लोग जब बीम मेंबर पढ़ते थे तो वहाँ पे जब शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप मॉस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में भी एक चैप्टर आता था शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे वाला फॉर्मूला आपने यूज किया होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज किए होगा, दैट इज व्हाट, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, that is maximum shear force into area of flange into distance का square into second moment of inertia, यही होता था फॉर्मूला। ठीक है, देखो और ये जो a इंटू वाई होता है, AF इंटू वाई, इसको हम और क्या बोलते हैं, AF इंटू वाई को हम बोलते हैं, AF इंटू वाई को हम बोल सकते हैं दैट इज व्हाट, ये होता है आपका स्टैटिक मोमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्टैटिक मोमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्टैटिक मोमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हमको V पता है। ठीक है, V पता है, AF पता है, अब हमको क्या नहीं पता, y बार नहीं पता और IZ नहीं पता। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये y बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो y बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो y बार निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है बेसिकली, देखो मैं यहाँ से आपको डायग्राम्स के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, ये हमारा कोई आई सेक्शन है। वाई बार क्या होगा, देखो वाई बार होता है हमारा, हमको टोटल यहाँ पे डेप्थ पता है हमारे वेब पोर्शन में कितनी होती है, स्मॉल डी, और ये हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना हमारा 40 mm और इफेक्टिव डेप्थ कितना है 700, मतलब कि क्या हमको ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये क्या कहलाती है आपकी वाई बार। ठीक है, ये जो डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस से, दैट इज वाई बार कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका वाई बार। अब वाई बार कैसे निकालोगे, 1700 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 40/2, तो ये कितना आ रहा है 870 mm। अब इसी का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो देखो आपको पता है विड्थ ऑफ लेंस कितना है, दैट इज व्हाट, ये भी है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये हमारा क्या है, विड्थ ऑफ लेंस दैट इज व्हाट BF। ठीक है, और हमको ओवरऑल डेप्थ पता होता है, कितना हमारा ओवरऑल डेप्थ 1700 प्लस थिकनेस ऑफ लेंस, यही होता है। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, डी स्मॉल डी सॉरी कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी। देन और हमको क्या करना है, हमको इस आई सेक्शन पे क्या करना है, ये जो हैचिंग वाला पोर्शन है हमको क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन मार्क करता हूँ और रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करता हूँ। तो मान लो ये बेस है और ये क्या है, हाइट है, ये h है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, bh3/12, यही होता था। अब मान लो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतने ब्लू वाले पोर्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लू वाले पोर्शन को मैं यहाँ से हटाना है मेरे को, ये ब्लू वाले पोर्शन को मेरे को क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेकंड कलर चेंज करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस, माइनस क्या करूँगा, कितना करूँगा माइनस, माइनस करूँगा मैं यहाँ पे, ये हो गया आपका 2 इंटू, सॉरी 2 बोलता हूँ, हमको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे b इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, हम अगर इतना माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, हमारे सेक्शन। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले में गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, देखो यहाँ पे ना हमको 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इसने मल्टीप्लाई नहीं किया है, आपको 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे। तो देखो, तो ये हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको ओवरऑल डेप्थ पता है, विड्थ ऑफ फ्लैंज हम आउटस्टैंड निकाल सकते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग वैल्यूज एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इंटू 2 कर लेना आप लोग। देखो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो आईजेड की वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग 32.28। ये आप लोग को एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया हुआ, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वैल्यू सही होगी। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे शियर स्ट्रेस में वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो देखो शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, 288.58 न्यूटन पर एमएम। ठीक है, कितना आ रहा है शियर स्ट्रेस की वैल्यू, 0.288 किलोन्यूटन पर एमएम। ठीक है, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको हम वेल्डिंग कर रहे हैं, और वेल्डिंग के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है, हमको शियर की वैल्यू पता है। अगर अब हमको क्या चाहिए, हमको थ्रॉट थिकनेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, थ्रॉट थिकनेस क्या होता है आप सभी को पता है, K/S। ठीक है, तो K हमेशा कितना लिया जाता है, हम लोग हमेशा 0.7 एज्यूम करके चलते हैं फॉर इन केस ऑफ फ्लैट वेल्डिंग कनेक्शन। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ जो मेरा साइज ऑफ वेल्ड होगा कितना होगा, 6 mm का होगा, और जो मेरा K की वैल्यू कितनी 0.7। तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, थिकनेस ऑफ थ्रॉट थिकनेस। तो वो मेरा कितनी आ रही है, 4.2 mm। अब 4.2 mm आया, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने वेल्डिंग का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना है। वेल्डिंग का स्ट्रेंथ या तो 2 तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, या तो पर यूनिट लेंथ हमको यहाँ पे निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी स्ट्रेंथ है मैं कैसे निकाल रहा हूँ, थ्रू पर यूनिट लेंथ निकाल रहा हूँ। तो पर यूनिट लेंथ निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू व्हाट, K/S, मतलब कि स्ट्रेस इनटू थ्रॉट थिकनेस इनटू यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ किसका, स्टील्स का, डिवाइडेड बाय √3 इंटू गामा mw। ठीक है, कि हम SED2 में पढ़ चुके हैं, जब वेल्डिंग वाला चैप्टर पढ़ते थे तो ये वाला फॉर्मूला आपको वहां से आया है और आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम हम वहाँ पे डिराइव भी किए थे कैसे आया ये वैल्यू। तो देखो 4.2 इंटू 250 √3 इंटू 1.25, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 484.97, विच इज ग्रेटर देन व्हाट, ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो मेरा ये है सेफ है वेल्डिंग। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रोवाइड, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे को जो 6 mm का जो फिलेट वेल्ड मैंने प्रोवाइड किया है ना, विद बोथ दी एजेस, वो क्या है, सेफ है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ एंड बेरिंग स्टिफनर। ठीक है, क्या करना है, हमको डिजाइन करना है एंड बेरिंग स्टिफनर्स का। अब आप इसके लिए अब IS कोड 800/2007 में पेज 67 क्लॉज 8.7.4 प्रेफर कर सकते हो। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाला फॉर्मूला, जब हम लोग बीम की डिजाइन करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे FW इज इक्वल टू व्हाट, B1 + N2 इंटू थिकनेस ऑफ वेब इंटू FYW गामा m नॉट। ये फॉर्मूला आपका कहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ है IS कोर्स में। ठीक है, इससे आपको क्या चेक करना है, हमको लेवल कैपेसिटी ऑफ वेब चेक करना है। ठीक है, तो देखो हम ये मान के चलते हैं कि देखो एंड बेरिंग स्टिफनर कहाँ होता है, सपोर्ट्स पे। ठीक है, सपोर्ट्स पे प्रोवाइड किया जाता है। क्यों क्यों प्रोवाइड किया जाता है, देखो क्या होता है, जब हमारा जो बीम होता है वो क्या होता है, कॉलम्स के ऊपर इस तरह से प्लेस होता है। जब प्लेस होता है तो क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक नॉर्मल रिएक्शन भी आता है, कहाँ से, हमारे कॉलम के साइड से, जहाँ पे भी वो रखा हुआ ऐसा प्लेस है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इस नॉर्मल रिएक्शन के कारण हो सकता है कि जो आपका ये
प्लेट गर्डर है, ये क्या हो सकता है, वेब क्रिपलिंग में फेल हो सकता है या वहाँ पे बकल हो सकता है। तो हमको ये चीज़ चेक करना पड़ता है और उसको बचाने के लिए, उस नॉर्मल रिएक्शंस के कारण जो भी आपका डैमेज होने वाला है उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एंड बेयरिंग स्टिफनर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो एंड बेयरिंग स्टिफनर की हमको क्या करना पड़ेगा, पहले लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब हमको चेक करना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ पे लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला दैट इज दिया हुआ, दैट इज Fw इक्वल टू B1 प्लस N2 इंटू TW इंटू FyW अपॉन गामा m डॉट। ये कहाँ दिया हुआ आपको, इस क्लाउस में दिया हुआ फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। जहाँ पे B1 हमारा क्या होता है, स्टीफ बियरिंग लेंथ, ठीक है। और बियरिंग लेंथ हमेशा हम लोग 100 mm से लेकर के 150 mm कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कितना कंसिडर कर रहे हैं, 150 mm, ठीक है। तो B1 हमारा क्या हो जाए 150, और N2 क्या होता है, डेट इज N2 होता है 2.5 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है, सॉरी थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना हमारा 40 mm है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो हमको कितना मिल गया, N2 को वैल्यू दैट इज 100 mm। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम Fw की वैल्यू दैट इज व्हाट, लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब। लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब हमारी कितनी है, 909.09 इंटू 10⁻³ विच इज लेस देन व्हाट, व्हाट मैक्सिमम शियर फोर्स से, मतलब कि जो भी हमारी मैक्सिमम शियर फोर्स आ रही है एंड साइड्स पे, वहाँ पे जो लोकल कैपेसिटी कितनी है 909, ठीक है, इंटू 10⁻³ न्यूटन विच इज लेस देन मैक्सिमम शियर फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम शियर फोर्स से लेस देना, तो हमको क्या करना है, इंटरमीडिएट स्टिफनर डिजाइन करना है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टिफनर डिजाइन करना मतलब कि क्या, हमको वहाँ पे स्टिफनेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्टिफनर का रिक्वायरमेंट है, तो स्टिफनर का रिक्वायरमेंट है तो चलो स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। तो मैक्सिमम रिएक्शन एट सपोर्ट्स कितना है, 1200 किलो न्यूटन का, ठीक है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि हम दोनों साइड्स में क्या करें, एक स्टिफनेस ऐसा प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो लिखा हुआ है, लेट्स ट्राई टू फ्लैट्स एज ए स्टिफनर, वन ऑन ईच साइड ऑफ वेब के दोनों पोर्शन, दोनों साइड्स में हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्टिफनर ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ता है, जैसे कि मान लो ये हमारा क्या आई सेक्शन है, ठीक है। ये हम कहाँ से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं। जब इस फ्रेंच पोर्शन को गैप कर दिया जाता है तो ये हमारा कोई आई सेक्शन है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इस किनारे में क्या कर रहे हैं, ऐसा हमको स्टिफनेस प्रोवाइड करना है दोनों साइड्स, ठीक है। और जब मैं क्या कर रहा हूँ, जब इस फ्रेंच पोर्शन को मैं क्या करता हूँ, गायब कर देता हूँ, तो कैसा दिखता है हमको, कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमको टॉप से, ठीक है। ऐसे दिखाई दे रहा है ये वाला फिगर। तो देखो हमको क्या करना है, हम यहाँ पे दो स्टिफनर प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों साइड्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना आउटस्टैंड है, हमारे पास बी की वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है, हमारे पास कितना जगह कि हम इस स्टिफनर को प्रोवाइड कर सकें। तो उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए हमारा तरीका होता है, डेट इज बी इज इक्वल टू व्हाट, बी एफ माइनस थिकनेस ऑफ वेब डिवाइडेड बाई 2। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगी, अवेलेबल आउटस्टैंड की वैल्यू। देखो अवेलेबल आउटस्टैंड की वैल्यू कितनी है, 204.5 mm, ठीक है, 204.5 mm। तो ये हमारे पास अवेलेबल आउटस्टैंड है, ठीक है। तो मैं मान के चलो, मैं मानता हूँ, एक काम करता हूँ कि एक जैसे कि हमारा वेब पोर्शन का जो साइज है कितना है 16 mm है, तो एक काम करता हूँ मैं 16 mm एक फ्लैट सेक्शन लेता हूँ और फ्लैट सेक्शन को एज ए यूज करूंगा एज ए स्टिफनर्स, ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर एंड बेरिंग स्टिफनर्स, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ एक 16 mm थिक फ्लैट्स। अब उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे दो क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्लाउज 8.7.1.2 पेज 65 IS 800 2007 में। उसमें हमको चेक करना है मैक्सिमम परमिसिबल आउटस्टैंड एंड मैक्सिमम इफेक्टिव आउटस्टैंड। तो देखो मैक्सिमम इफेक्टिव आउटस्टैंड हमारा कितना होता है, दैट इज व्हाट 14 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेब पोर्शन इनटू एप्सिलॉन। और जो मैक्सिमम परमिसिबल आउटस्टैंड कितना होता है 20 इनटू थिकनेस ऑफ वेब इनटू एप्सिलॉन, ठीक है। ये जो TQ है क्या होता है हमारा, थिकनेस ऑफ वेब पोर्शन होता है, या फिर थिकनेस ऑफ फ्लैट्स भी बोल सकते हो, बट जनरली इसको थिकनेस ऑफ वेब बोला जाता है, ठीक है। उसको हम थिकनेस ऑफ वेब के इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम आउटस्टैंड और मैक्सिमम इफेक्टिव आउटस्टैंड, ठीक है। दो वैल्यू हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से मैक्सिमम परमिसिबल आउटस्टैंड कैलकुलेट किया और मैक्सिमम इफेक्टिव आउटस्टैंड कैलकुलेट किया, तो कितना आ रहा है 320 mm एंड 224 mm। तो हमारे पास अवेलेबल आउटस्टैंड की वैल्यू कितना है, हमारे पास अवेलेबल आउटस्टैंड दैट इज 204, मतलब कि इन दोनों से भी कम है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं 220, मतलब कि 220 क्या है आपका, एक सेकंड, 220, तो देखो कितना आ रहा है 224 और 320 mm, ठीक है। और ये कितना हमारा 204.5 mm। तो देखो एक्चुअली में क्वेश्चन में
इस बुक्स ने क्या किया है, बुक ने क्या क्या ट्राई किया, फ्लैट सेक्शन ट्राई किया 220 इंटू 60 mm का, बट बेसिकली हमारे पास इतना जगह नहीं है कि हम 220 mm का एक आउटस्टैंड प्रोवाइड कर सकें या एक स्टेपनर प्रोवाइड कर सकें। और बस मैक्स हमारे पास जो विड्थ कितना है 204, तो कुछ देखो बुक्स ने क्या किया 220 लिया हुआ है, बट रियलिटी में हमको कितना लेना चाहिए था, हमको लेना चाहिए था 200 mm। तो इस बुक्स ने क्या किया, फिलहाल मैं बुक के हिसाब से ही चल रहा हूँ, बट एक्चुअल में जब आप कभी भी डिजाइन करोगे तो ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास आउटस्टैंड 204 है और हमारा जो मैक्सिमम और इफेक्टिव आउटस्टैंड की वैल्यू ज्यादा निकल के हमारे अवेलेबल आउटस्टैंड से, तो आप कोशिश करना कि जो भी आपका अवेलेबल आउटस्टैंड है आप उतना ही लेकर के चलो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलो अभी फिलहाल मैं बुक्स के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ किसने फ्लैट सेक्शन प्रोवाइड किया 220x16 mm का। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे जो लोड एंड बेरिंग स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहे हैं 220x16 mm का, तो हमको क्या करना है, हम इसकी बकलिंग रेजिस्टेंस चेक करना है। अब बकलिंग रेजिस्टेंस चेक करना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, IS 800 2007 के पेज नंबर 66 में जाओ, 8.7.1.5 क्लाउस नंबर है, वहाँ पे जब जाओगे तो वहाँ पे देखो बकलिंग स्टिफनेस चेक करने के लिए हमारे पास क्राइटेरियाज होती है। क्या क्राइटेरियाज होती है, हमको चेक करना होता है ये बकलिंग रेजिस्टेंस। हम कैसे चेक, बकलिंग रेजिस्टेंस चेक करना है, कैसे चेक करते हैं, ये जो हमारा एंड बेरिंग स्टिफनर है हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, हम एक इमेजिनरी कॉलम्स की तरह मान के चल रहे हैं। और इमेजिनरी कॉलम्स का जो डिजाइन होता है वो कैसा होता है, बाय द हेल्प ऑफ रॉबर्ट परेशन अप्रोच। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के क्लासिफिकेशन सेक्शंस होते हैं, दैट इज व्हाट सेक्शन बकलिंग क्लास ए, बकलिंग क्लास बी, बकलिंग क्लास सी, बकलिंग क्लास डी। और हमने यहाँ पे क्या सेक्शन अज्यूम किया है, हमने एक फ्लैट सेक्शन अज्यूम किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फ्लैट सेक्शन के लिए जो बकलिंग रेजिस्टेंस, जो बकलिंग क्लासिफिकेशन होता है वो सी मान के चल रहे हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ सी हमको यहाँ पे जो हमने बकलिंग क्लास सी मान के चला है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको टेबल नंबर 9 सी पेज 42 इसमें जब जाओगे तो आपको वहां से क्या करना है, आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज व्हाट FCD। अब उस FCD को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू, आपको चाहिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, हमारे स्टिफनेस का, एंड इफेक्टिव एरिया। ये 4 चीज हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इफेक्टिव एरिया सबसे पहले किसका, हमारे आई सेक्शंस का। तो देखो टॉप टू से जब मैं देखता हूँ, हमारा ये मान लो कोई हमारा क्या है, हमारा ये वेब पोर्शन है टॉप से देखने पे, और यहाँ से क्या लगा हुआ हमारा, ये हमारा लगा हुआ है स्टिफनेस। ठीक है, इस टाइप से। और इफेक्टिव एरिया हमको यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो जब कोई भी लोड यहाँ से पास होगा तो क्या होगा, इफेक्टिव एरिया क्या होगा, इफेक्टिव एरिया ये होगा पूरा हैचिंग वाला पोर्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक स्ट्रेस सर्कल यहाँ जनरेट होता है और वो स्ट्रेस सर्कल का डायमीटर किसके इक्वल है, 20 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेब के इक्वल। हम ये मैं मान के चलता हूँ, इसलिए इफेक्टिव एरिया हम क्या कंसिडर करें, सिर्फ ओनली ये हैचिंग वाला पोर्शन। ये जो है कितना मान के चल रहे हैं हम, इसको 220 मान के चल रहे हैं। ठीक है, 220 इसका जो थिकनेस, इसका वेब पोर्शन का जो थिकनेस है कितना है, सॉरी स्टिफनर का 16 mm है, और वेब का भी कितना है 16 mm है। ठीक है, ठीक है 16 है, और ये जो लेंथ होती है कितनी होती है, 2 इंटू 20 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेब के इक्वल। ठीक है, तो देखो 2 यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे थे 20 इंटू 16, मतलब कि क्या इसके बारे में बात कर रहे हैं, और 2 है इसलिए यहाँ पे हम क्या करें, 2 मल्टीप्लाई किए हुए, और साथ में क्या 320 इंटू 60, तो 320 क्या ये वाला जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ क्या 320 mm है, इंटू 16 क्या इसका वेब का थिकनेस, तो ये हो गया। ठीक है, सॉरी 320 सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा ना, सेंटर से सेंटर तक का, ये इतना पोर्शन 320 mm है, और इसके बाद वाला भी कितना होगा 320 mm, तो इसलिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है, तो देखो हमारा जो इफेक्टिव एरिया कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17,280 mm²। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको इस स्टिफनेस का, ये वाले स्टिफनेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ ये वाले एक्सिस क्या वो, इस एक्सिस इसके जो सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है इसके अबाउट हमको क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज व्हाट BH3/12 इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इसका जो सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है, ये वो h होगा। ठीक है, और एरिया कौन सा होगा, एरिया हमको ये वाला पोर्शन का एरिया लेना है। ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन का, मतलब कि क्या 220x6। ठीक है, 220x6, और थिकनेस ये बी, ये जो बेस होता है, ये TS जो लिखा हुआ है क्या है हमारा बेस, तो बेस कितना है हमारा 16 mm, और ये जो बी लिखा हुआ है क्या है, बी क्या है हमारा हाइट है, बी क्या है हमारा, ये बी क्या है हमारा, ये हाइट है, कौन सा हाइट है, ये वाला हाइट है।
ठीक है, स्टिफनेस का। तो स्टिफनर का हाइट हम कितना लेके चल रहे हैं यहाँ पे 220 mm, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पुट करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस वाले सारे वैल्यूज को। तो पुट करने के बाद जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ रहा है कितना आ रहा है 126.40 इंटू 10⁻6 mm², ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल गई, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है हमको क्या क्या मिल गया, हमको इफेक्टिव एरिया मिल गया। इफेक्टिव एरिया मिलने के बाद हमको क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज के और इफेक्टिव एरियाज के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, दैट इज व्हाट अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एरिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना है 126.40 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 17,280। तो हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन मिल गया। अब जैसे ही हमको रेडियस ऑफ जायरेशन मिलेगा तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है हमारा, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई आर। अब ये एल इफेक्टिव क्या होता है मैंने पहले भी बताया हुआ है। देखो मान लो ये हमारा क्या स्टिफनर्स है, और इस स्टिफनर का जो डिजाइन हमने कैसा किया है, एज अ इमेजनरी कॉलम्स के थ्रू। और मैं ये मान के चलता हूँ इसका जो बोथ हैंड क्या है, फिक्स्ड है। और बोथ हैंड फिक्स होने के बाद अगर इसमें कोई कंप्रेसिव लोड्स आ रहा होगा तो इस कंप्रेसिव लोड्स के कारण ये कैसा डिफ्लेक्ट होगा, कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। और ये जो पॉइंट्स बन रहा है ये कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का जो डिस्टेंस क्या कहलाता है, एल इफेक्टिव या इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ हमारा इस केस में क्या होगा, डेट इज 0.7 डी या फिर 0.65 डी, ठीक है। तो कुछ भी आप लोग ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.7 डी कंसिडर कर रहा हूँ एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो एल हमारा क्या होगा 0.7 डी डिवाइडेड बाई आर क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं अपना स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, कितनी आ रही है, ये आ रहा है आपका 14। अब आपको कहाँ जाना है, आपको टेबल नंबर 9C में जाना है, पेज 42, ठीक है। पेज 42 टेबल नंबर 9C। और वहाँ पे क्या करोगे, एफ वाई की वैल्यू 250 लोगे और लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी हमारी 14। उस टेबल्स के थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारी एचसीडी की वैल्यू, ठीक है। एचसीडी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। लीनियर इंटरपोलेशन कैसे करते हैं आप सभी को पता है। तो देखो मैं यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ लीनियर इंटरपोलेशन। तो देखो लीनियर इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, आपको किसके निकालना है, वैल्यू निकालना है, एफसीडी निकालना है। एफसीडी की वैल्यू निकालना है किसके लिए, इस 14 के लिए। तो इस 14 पे मैं एक्स मान के चलता हूँ। तो देखो तो क्या करना है, सबसे पहले हमको 20 माइनस 14 इंटू क्या करना है, ये करना है हमको 227 प्लस 14 माइनस 10 इंटू 224 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10 कर दोगे तो हमको इस x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 225.8 विच इज लाइज बिटवीन 227 एंड 224, ठीक है। तो हमारी मिल गया, हमारे को एक शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जब स्ट्रेस इनटू एरिया करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होगा हमारा बकलिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी किसका, हमारे स्टिफनेस का। तो देखो कैलकुलेट करते हैं बकलिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी, दैट इज व्हाट PD इज इक्वल टू AE इंटू FCD। तो A हमारा कितना 17,280 और FCD की वैल्यू कितनी है हमारी 225.8। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बकलिंग रेजिस्टेंस। तो बकलिंग रेजिस्टेंस कितना आ रहा हमारा 3901.82 किलोमीटर विच इज ग्रेटर देन व्हाट 1260 किलोमीटर। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो डिजाइन है वो क्या है, सेफ है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम क्या बात करते हैं, अब हमको डिजाइन करना है यहाँ से इंटरमीडिएट स्टिफनर, ठीक है, का कनेक्शन। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टिफनेस को हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमको क्या करना है, हम बोथ दी एजेस, हम क्या करें, बोथ दी एजेस हम दोनों साइड हम क्या करें, वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग के लिए हमको देखो ये जो लेंथ होती है क्या होती है, ये लेंथ कहलाती है हमारी BS, ठीक है। ये क्या लेंथ कहलाती है, BS, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये जो 16 mm क्या माइनस किए मैं आपको फिगर्स के थ्रू बताता हूँ। देखो ये हमारा क्या है, कोई आई सेक्शन है ऐसा हमारा, ठीक है। ये कोई आई सेक्शन है और हम क्या कर रहे हैं, एक स्टिफनर प्रोवाइड कर रहे हैं कहाँ पे, एंड्स पे। तो ये हम जो स्टिफनर ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। और क्या करते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं इस टाइप से, ठीक है। वेल्डिंग करते हैं किसको, जब हम फ्लैंज को कनेक्ट कर रहे थे किससे, वेब से, तो वेल्डिंग करना पड़ा था। अब इस वेल्डिंग करने के कारण क्या होता है, हमको यहाँ पे कुछ जगह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ पे चिपका के तो नहीं लगा सकते स्टिफनर। तो स्टिफनर्स कहाँ पे लगता है, कुछ इतने एरिया में लगता है।
तो हमको क्या करना पड़ रहा है, देखो हमको इतना पोर्शन माइनस करना पड़ेगा जो हमारा यहाँ पे गैप बन रहा है, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पे गैप बन रहा है वो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो वो गैप हम ये मान के चलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोपिंग बोलते हैं या फिर कोपिंग बोलते हैं। कोपिंग कितना हमारा 16 mm इक्वल है, मतलब कि क्या थिकनेस ऑफ वेब के इक्वल है हमारा 16 mm। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, 204 mm, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंशन कैपेसिटी ऑफ फ्लैट। टेंशन कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, ये हम लोग SAT2 में ऑलरेडी हम लोग सीखे हुए हैं कि एक प्लेट का टेंशन कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है। इन केस ऑफ वेल्डिंग हम क्या करते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इनटू एरिया करेंगे। कौन सा एरिया, नेट एरिया, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, टेंशन कैपेसिटी। और IS लिमिट स्ट्रेट मेथड अप्रोच ने क्या बोला है, ये जो आपने अल्टीमेट टेंशन कैपेसिटी निकाला है इसको क्या करो, पार्शियल शिफ्ट फैक्टर से डिवाइड कर दो और जो भी वैल्यू आएगा उसकी ओनली 90% वैल्यू कंसिडर करो। तो 90% वैल्यू कंसिडर किए तो क्या करें, यहाँ पे 0.9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, टेंशन कैपेसिटी ऑफ वन फ्लैट। तो देखो कैसे निकालेंगे, 0.9 इंटू 204 इंटू 16 इंटू 410। 4 FU क्या हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, ठीक है। और गामा ML क्या होता है, 1.25, दैट इज व्हाट पार्शियल शिफ्ट फैक्टर। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंशन कैपेसिटी ऑफ वन फ्लैट। तो कितना आ रहा है, देखो 963.53, ठीक है। अब देखो जो वेल्डिंग होता है वो क्या होता है, शियर में वीक होता है। तो हमको क्या निकालना है, पहले शियर पर यूनिट लेंथ। तो शियर पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 963.53 इंटू 10⁻3, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 इंटू 700 माइनस 2 इंटू 16, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे शियर आ रहा है, शियर पर यूनिट लेंथ दैट इज कितना आ रहा है, 288.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ, अब देखो हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, हमको लेंथ ऑफ साइज चाहिए, साइज ऑफ वेल्ड चाहिए। तो साइज ऑफ वेल्ड कितना जूम कर रहे हैं, 6 mm जूम कर रहे हैं, ठीक है, 6 mm जूम कर रहे हैं। तो देखो अब हमको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है दैट इज व्हाट थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, K इंटू S। K कितना होता है हमारा 0.7 लेंगे अगर 90 डिग्री हमारा वेल्डिंग है तो, ठीक है। जैसे कि हम फिलेट वेल्ड के केस में पढ़े थे, ठीक है, अगर 90 डिग्री होता तो कितना लेते हैं, 0.7 लेते हैं। तो मैं यहाँ से थ्रेड थिकनेस का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितना आ रहा है 4.2 mm, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। तो देखो हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, FWD इज 4.2 हमारा क्या है, थ्रॉट थिकनेस इनटू येल्लो स्ट्रेस की वैल्यू 250 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1.25। तो यहाँ से जो भी मेरा वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है, 484.97, मतलब कि जो मैंने वेल्डिंग की है उसकी जो स्ट्रेंथ कितनी है, 484.97 न्यूटन पर mm, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन व्हाट शियर स्ट्रेंथ जो कि हमारे वेल्डिंग्स पे आ रहा है, ठीक है, 288.82 का। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, जो हमारा ये क्या है, सेफ है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं एक 6 mm फिलेट वेल्ड, कनेक्ट कर रहे हैं किसको, एंड बेयरिंग स्टिफनेस को किसके साथ, हमारे वेब प्लेट्स के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा डिजाइनिंग का प्रोसेस। अब हमको क्या करना, फाइनल एक डायग्राम बना करके देना है कि हमने कैसे कैसे क्या क्या प्रोवाइड्स किया, ठीक है, ठीक है। तो देखो कुछ ये ऐसा डायग्राम बनेगा जिसमें हमने विड्थ ऑफ लेंस कितना लिया, 425, थिकनेस ऑफ लेंस कितना है हमारा 40 mm। देन हमने यहाँ पे क्या किया, एक 6 mm साइज का एक वेल्ड प्रोवाइड किया। ये कैसा वेल्ड है, फिलेट वेल्ड है। कौन से टाइप का, सॉरी ये एक टाइप का फिलेट वेल्ड है, ठीक है। देन एक सेकंड, ठीक है, ये है हमारा वेब पोर्शन, ठीक है। वेब पोर्शन इसका थिकनेस हमने कितना लिया, 16 mm लिया, ठीक है। और इसकी जो इफेक्टिव डेप्थ कितनी है, ऑप्टिमम डेप्थ कितना है, 1700, ठीक है। और क्या हमारा, ये तो हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन। अगर मैं टॉप व्यू से देखूं तो ये हमारा क्या है, स्टिफनर्स है, ठीक है। स्टिफनर्स है, इसकी लेंथ क्या है, 220 mm, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी है, 16 mm, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या वेल्ड प्रोवाइड किया, एक 6 mm का साइज का वेल्ड प्रोवाइड किया। तो ये हो गया हमारा डिजाइन किसका, एक प्लेट गर्डर का, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा हमने क्या क्या किया है। तो जब कभी भी आप लोग डिजाइन का प्रॉब्लम करते हो तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या क्या डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। और एक एक स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है कि देखो डिजाइनिंग कैसे किया जाता है। तो डिजाइनिंग में सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था लोड कैलकुलेशन, ठीक है। लोड कैलकुलेशन से पहले हमने गिवन डेटास लिखे थे, कुछ पॉइंट में क्या क्या हमको दिया हुआ है और आपको क्या डिजाइन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देन अगर कुछ डेटास नहीं दिया तो हम एज्यूम कर सकते हैं डिजाइन के प्रॉब्लम्स में। देन उसके बाद हमने क्या किया,
सेल्फ वेट निकाला, सेल्फ वेट निकालने के बाद हमने क्या किया, सेल्फ वेट निकालने के बाद हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि हमारे गर्डर्स के ऊपर आने वाले उसके हिसाब से हमको फिर डिजाइन करना पड़ता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा फ्लैंज पोर्शन होता है वो क्या कैलकुलेट कर किसके लिए डिजाइन किया जाता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, और जो वेब पोर्शन होता है किसके लिए डिजाइन किया जाता है, शियर कैपेसिटी के लिए। ठीक है, जैसे ही हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर कैपेसिटी कैलकुलेट कर लिए, देन हमको कहाँ पे जाना है, हमको जाना है हमारे वेब पोर्शन का और फ्लैंज पोर्शन के डिजाइन की तरफ। मतलब कि हमको वेब का हमारा साइज चाहिए, जिसमें हमको डेप्थ कैलकुलेशन करना है, और हमको क्या कैलकुलेशन करना है, उसकी थिकनेस। देन उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उस फ्लैंज पोर्शन पे जाएंगे, फ्लैंज का हमको साइज चाहिए, फ्लैंज का विड्थ चाहिए, उसकी थिकनेस चाहिए। जब दोनों हमको ये मिल जाता तो हम कहाँ जाते हैं, हम इसकी कैपेसिटी चेक करने के लिए जाते हैं। जब ये अपने कैपेसिटी क्राइटेरिया में जब सेफ हो जाते हैं दोनों फ्लैंज और वेब पोर्शन, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसके कनेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कि दोनों फ्लैंज को और वेब को क्या करना पड़ता है, हमको ज्वाइन करना पड़ता है। देन हम उसकी क्या करते हैं, उस जो कनेक्शंस कर रहे हैं उसकी भी रेजिस्टेंस चेक करते हैं, उसकी कैपेसिटी चेक करते हैं। देन हम क्या करते हैं, फिर हम वहाँ पे चेक करते हैं स्टिफनेस का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर स्टिफनेस का रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्टिफनर को डिजाइन करते हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि एंड बेरिंग स्टिफनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमको जरूरत ही नहीं है वहाँ पे बकलिंग चेक और टॉर्सनल बकलिंग चेक करने की। हम क्या करेंगे, एंड बेरिंग स्टिफनर डिजाइन करेंगे। तो बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। इनकेस किसी भी स्टेप्स में अगर आपको डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है, मैं देख लूँगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।